जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग को 1 जनवरी 2022 के पूछे गए कंटेंट वाले 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे किए थे, जो आप लोगों को बहुत पसंद आए दोस्तों। तो चलिए, आज जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है पेडागोजी का, उसको आज हम लोग हल करेंगे। 1 जनवरी 2022 के पूछे गए पेडागोजी के सभी 15 क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोगों की स्क्रीन पे, इसका पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है पहला, कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रश्न है वो मुक्त उत्तर वाला है, जिसके अधिक क्या हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, अधिक आंसर हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि 2 संख्याओं का योग, चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा हो गया, ये छोटा पेन को थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे पतला। ठीक है, ठीक है, देखिए चलिए ठीक हो गया। यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्या यह मुक्त उत्तर वाला है? तो इसका एक ही आंसर हो सकता है, तो यह तो मुक्त उत्तर वाला नहीं हुआ, तो ये कट जाएगा। फिर पूछा है कि यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी। अगर आप इसको भी देखेंगे तो एक ही इसका आंसर आएगा, तो यह भी मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। अब देखिए दिया है कि यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, तो वे संख्याएं हैं। अगर आप इसको निकालते हैं तो इसके कई आंसर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 संख्याओं का सिर्फ दिया योग 17 है, तो अगर आप 11 + 6 करते हैं तो भी 17 आएगा। ठीक है, 12 + 5 करते हैं तो भी 17 आएगा। इस तरीके से और भी नंबर होंगे जिसको आप, जैसे 10 हो गया, ठीक है, 10 + 7 करेंगे तभी 17 आएगा। इसके देखिए बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ये मुक्त अंतर उत्तर वाला प्रश्न हो सकता है। ठीक है, 17 में के जो क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए, तो इसका भी एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आपको राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही आपको ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो मुक्त उत्तर वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का क्या उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन करना, कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, या आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। तो यहाँ पे देखिए बता दें दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ पूछा गया कि मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। तो यहाँ पर बात हो रही है आधार बेस यानी आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियाँ पढ़ाने का उद्देश्य है। दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, बिल्कुल बात सही है। अगर आप आकृतियाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तो दृश्यीकरण कौशल विकसित होना ही होना है। ठीक है, तो ए हो गया आपका सही। देखिए ये दोनों तो कट गए, क्योंकि ए सही है तो ये दोनों कट गए। पूछा है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना। देखिए स्मरण करना बहुत ही निगेटिव चीज़ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये कट गया। दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशलों में वृद्धि करना, हाँ ये सही है। तो यानी कि आपके सही ऑप्शन कौन हो गए, ए और सी, जो कि किसमें आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात हो रही है जो देख नहीं सकते हैं। तो देखिए जियो बोर्ड का उपयोग हम लोग करते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, किसके रूप में, शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में। जियो जेब्रा है, गिन तारा है, ग्राफिक कैलकुलेटर है। तो ये ग्राफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, जियो जेब्रा का भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो गिन तारा और जियो बोर्ड का यूज करते हैं दृष्टिबाधित के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा आपका कौन सा बनेगा, तो ए और जो है आपका सी, ए और सी है। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है। यह प्रतिबिंबित करता है, क्या बताता है, कि सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है, या एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है,
या आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है, या अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और अब खाली समय देना चाहता है। तो देखिए बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपके लिए वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं सही है कि विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नहीं होता है कि अधिकतर पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। आकृतियाँ किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है पर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। क्या प्रश्न है कि रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। देखिए आपके सामने भी दिख रहा है, ठीक है, ABCDE F तक, ठीक है, देखकर चकरा। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही व अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं, या शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने, आंकड़ों का प्रबंध व छँटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है, या यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है, या शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर बिल्कुल बनेगा तो वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छँटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? क्या छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं? कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक के रूप में है, या छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहा है? तो देखिए नकल करना गलत है, और यहाँ पर केवल की बात कर दी है, केवल एक वाचक के रूप में तो गलत है, और स्मरण करना भी गलत है। तो यहाँ पे जो सिर्फ राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों कि एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों का उपयोग में ला रही है, या गुणन की बहुत औपचारिक कलाओं विधियों को पढ़ा रही है, बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षण पर बल देना चाहिए, या छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम में उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों को 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणाओं को अभी और मजबूत करना है? एक से एक संगतता, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, या गणन संख्या। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक से एक की संगतता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं किस तरीके से? बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर, एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उनको कई बार दोहराकर, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से, कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। तो देखिए ये सब सारी चीज़ों की बात करें दोस्तों तो इनमें से जो सही आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर गणित में जो भ्रांतियाँ हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। 10+2, 10×2, 10-3, ठीक है, और 10=2। तो सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही हैं। वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही हैं। वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं।
या विद्यार्थियों को कुछ कार्य वह देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें, या गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। बच्चों को गणित को जीवन पद्धति जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। यह गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान तथा कार्यविधि के धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या होगा यहाँ पर सही, तो बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी और सी बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही बनेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या को हल करने में सक्षम हों, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। वे स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिए गए हैं। तो पूछे गए कार्य को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता और उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है? तो बता दें दोस्तों, देखिए इन सभी को अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले होना चाहिए कि समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या, उसके बाद आप करेंगे कि पूछे गए जो कार्य है उसको आप समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गणितीय मांग के अनुसार समस्या को अनुवाद करने की आवश्यकता, उसके बाद आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना और उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो आपका किस तरीके से बनेगा, तो देखिए आपका सबसे पहले 1, उसके बाद आपका बनेगा 2, ठीक है, और आपका 3, 4 और ये आप लास्ट में आ जाएगा 5, ठीक है। तो सबसे पहले होगा बी किस में, सब में है। सेकंड नंबर पे होगा ए, तो इसमें है, ये आपका कट गया दोनों, ठीक है। आपका बचा ये और ये, ठीक है। अब उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे है डी, तो तीसरे नंबर पे ये भी कट गया, तीसरे नंबर पर डी सिर्फ इसी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित से कौन सा वांछनीय नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, गणित शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, ये सारी चीज़ें सही हैं। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप या शिक्षक विकास के कार्यक्रम में भाग लेना। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आपको निगेटिव सिर्फ एक ही मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि पूछा है वांछनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें बच्चे द्वारा किया गया परियोजना कार्य और क्षेत्र कार्य शामिल है। इसका उपयोग निर्दिष्ट मानदंड के खिलाफ बच्चे के काम की गुणवत्ता को संग्रहित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, या यह किसी विशेष कौशल या प्रक्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति का विवरण रखता है, या इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का लिखित विवरण शामिल है और यह अवलोकन संबंधी वर्णनात्मक विवरण प्रदान करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जो हमारा रिकॉर्ड होता है, अभिलेख होता है उपन्यात्मक, उसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का लिखित विवरण शामिल होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का पूरा सेशन, जिसमें कि हम लोगों ने 1 जनवरी 2022 के पेडागोजी के पूछे गए पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार होने के लिए करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।